हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप दैट यू गाइस आर एंजॉयिंग रियली योर जर्नी ऑफ लर्निंग. वी आर हियर टू डिस्कस फंडामेंटल राइट्स एंड आई एम योर गाइड Ish. Fundamental rights, according to me, are the basic of all constitutions. It is not only about the Indian constitution but all constitutions. And why I am saying like this? The reason behind it is कि जब आपके पास फंडामेंटल राइट्स नहीं होते तो क्या होता है? एक इमेजिनरी सिचुएशन लेते हैं अनारकली और मुगले आजम का, और जहां पना सुबह सुबह कहते हैं अनारकली से कि अनारकली नाचो, हमारा मनोरंजन. अनारकली के पास अब कोई राइट नहीं है कि वो वस्तुतः स्टेट, मोनार्क, क्राउन इज रिप्रेजेंटिंग द स्टेट एक्चुअली. तो अनारकली हैज नो राइट कि साहब मेरे सर में दर्द हो रहा है या कुछ हो रहा है. अनारकली इज बॉर्न डांस, और अनारकली स्टार्टेड डांसिंग. जब प्यार किया तो डरना क्या. आफ्टर सम टाइम जहाँपना गॉट इरिटेटेड. अरे मेरा तो मन था कि ये हट टमाटर बड़े मज़ेदार सुनाए, और ये क्या सब सुना रही है. इस कनीज को जिंदा दीवार में चुनवा दिया, लाइक दैट. अब कनीज को अब जिंदा दीवार में चुनवा भी देते हैं. अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, जो वहाँ के पीपल हैं, जो वहाँ के सिटीजन हैं, दे आर नॉट एक्चुअली सिटीजन, दे आर द सब्जेक्ट्स. और एज द सब्जेक्ट्स उनकी पूरी की पूरी लाइफ, उनकी प्रॉपर्टी, सब कुछ ओन की जाती है स्टेट के जरिए, और स्टेट उसके साथ जैसा चाहे वैसा कर सकता है. यानी कि स्टेट हैज़ द अनलिमिटेड पावर टू डू व्हाट एवर दे वांट टू डू. बट इन केस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, सपोज दैट कि अनारकली एंड मुगले आजम, वो आज के टाइम में अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3, अनारकली इज एंजॉइंग अ लॉट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. और अब जहां पना कहते हैं, सपोज दैट कि प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर हैं एंड दे आर कॉलिंग कि अनारकली नाचो. अनारकली कैन जिनाई, अनारकली कह सकती है कि नहीं, मेरे को नहीं नाचना है, आई एम नॉट फीलिंग वेल. एंड एज पर द आर्टिकल 19(1)(a, मैं चाहूं तो नाचूं और चाहे तो ना नाचूं, क्योंकि राइट टू एक्सप्रेशन है, और राइट टू एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस ना करना भी मेरा फंडामेंटल राइट है. आर्टिकल 21. ये आप कोर्ट में दरबार में मेरे को नाचने को कह रहे हैं, और ये मेरे को बहुत रिस्पेक्टफुल नहीं लगता है, तो देन आई विल नॉट डांस हियर. तो फंडामेंटल राइट्स आर देयर टू प्रोटेक्ट हर. अब चलो कि मान लो नाच भी दिया, नहीं पसंद आया, फिर वही जो है मुगल आजम बोलते हैं आज की भी तारीख में कि इस कनीज ने मुझे मेरा पसंदीदा गीत आज टमाटर बड़े मजेदार नहीं सुनाया, तो इसको जिंदा दीवार में चुनवा. आप नहीं चुनवा सकते. He can appeal against the arbitrary orders of the state. पर अनारकली को उस जमाने में, इन द एंशियंट पीरियड, मेडिवल पीरियड, अनारकली वो कभी भी अपील नहीं कर सकती है. जो होना है सो होना है. मुगल आजम के मूड पर एवरीथिंग विल डिपेंड. बट राइट नाउ गांव की एक छोटी सी बच्ची भी होगी ना, तो वो प्रेसिडेंट के ऑर्डर या किसी भी इवन कि कोर्ट्स के ऑर्डर को भी वो अपील कर सकती है. वो कह सकती है कि आई शुड बी गिवन अ फेयर चांस, आर्बिट्ररी ऑर्डर्स हम नहीं मानेंगे. और अगर इसके बावजूद भी स्टेट जिद पर रहा तो वी कैन प्रोटेस्ट, हम उसके अगेंस्ट भी जा सकते हैं. तो दिस इज द फंडामेंटल राइट. तो जब फंडामेंटल राइट्स के बगैर हम स्टेट को देखते हैं, ह्यूमन सोसाइटी को देखते हैं, तो द स्टेट विल बिकम मोर पावरफुल एंड द लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन विल बिकम द सब्जेक्ट टू द स्टेट. But with the fundamental rights, up these common men, they are becoming more powerful. They are not subject to state, but state is to provide
facilities to protect them. The state has to work for their prosperity. आप कोई स्टेट के लिए काम नहीं करना है, स्टेट को आप जरूर दोगे कि आप स्टेट को अपनी लॉयल्टी दोगे, स्टेट को आप अपना कुछ टैक्सेस वगैरह दोगे ताकि स्टेट रिसोर्सेज को जुटा करके कुछ पावर रख करके आपके लिए वर्क करे। तो जो टैक्सेस दी जा रही हैं, जो पावर्स दी जा रही हैं स्टेट को, वो इसलिए नहीं है कि वो आपकी जिंदगी छीन ले, बल्कि आपकी जिंदगी को और बेहतरीन बनाए। और इसलिए राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कई बार ये कहा जाता है कि पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 3 में क्या है, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं, और दीज राइट्स आर द सोल एंड स्पिरिट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि सोल एंड स्पिरिट कई सारे अन्य जगहों को भी कहा गया है, खासतौर से प्रियम्बल को कहा गया है, लेकिन इस पार्ट को जो है स्पेशली कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो फंडामेंटल राइट्स में भी आर्टिकल 32 को सोल एंड स्पिरिट कहा है। तो हमें फंडामेंटल राइट्स को, इस बुक को ओपन करने से पहले हमें यह समझना होगा कि व्हाट आर द राइट्स एक्चुअली। जब हम राइट्स को समझेंगे तब हम एक्चुअल फंडामेंटल राइट्स को समझ सकते हैं। तो मैं इस स्लाइड्स की मदद से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या होता है। अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट्स एंड हियर आई एम आशीष। बच्चे मुझे प्यार से आशीष सर, कम से कम मेरे सामने तो इतना ही प्यार से तो बोलती हैं। व्हाट आर राइट्स? अब राइट्स होने के लिए इसके दो एलिमेंट्स हैं। एक होना चाहिए कि इसे लीगली वैलिड होना चाहिए, और दूसरा इसे सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब कई बार क्या होता है कि लोग कहते हैं कि राइट्स आर क्लेम्स। चलो ठीक है, मोटा मोटा तौर पर हमने ये मान लिया कि राइट्स आर क्लेम्स, बट अगर हम एक यूपीएससी एस्पिरेंट के चश्मे से देखते हैं तो डेफिनेटली ये सही बात नहीं है, क्योंकि राइट्स अपने आप में क्लेम्स नहीं है, क्योंकि एवरी क्लेम कैन नॉट बी अ राइट। एवरी राइट इज अ क्लेम बट नॉट एवरी क्लेम इज अ राइट। तो हमें ये कहते हैं ना कि राइट्स और क्लेम्स, ये सही नहीं है। जैसे कि पुरानी हिंदी मूवीज में क्या होता है, आप कहेंगे कि सर मूवीज से बहुत एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, इसके पीछे का रीज़न ये है कि जब हम मूवीज़ के साथ चलते हैं तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा समझते हैं, कनेक्ट कर जाते हैं। तो अब उसमें क्या होता है कि ठाकुरों की मूवीज़ चला करती थी, और उसमें जो है एक के बाप का कत्ल दूसरे ने कर दिया, तो अब वो बड़ा होता है लड़का जिसके बाप का कत्ल हुआ, वो दूसरे का कत्ल करता है, कहता है कि मैंने ये रिवेंज बदला लिया है। अब ये बदला और रिवेंज के बारे में बात करते हैं तो ही इज क्लेमिंग दैट रिवेंज एज अ राइट, बट सच क्लेम्स कैन नॉट बी योर राइट because legally it is not accepted. We have laws of our land. So those claims which are as per the law of land, they can be our rights. So the first condition is here that the claims which are legal can be called rights, but still it is not sufficient. The second condition also must be fulfilled, and that is that it must be as per the social norms. And what are the social norms? अब जैसे कि आप इंडिया में कोई फॉरेन में है और वहाँ पर वो जो है सी बीचेस पर जाता है तो वो अंडरगारमेंट्स में जाकर के लेट जाएगा, वो अपने प्यार का खुल्लम खुल्ला इजहार करना चाहता है। दे कैन स्मूचेस, हग्स एंड whatever they want to enjoy there, they can. But in India, such acts will be called nudity. In Goa, some extent we can say yes, it's okay. But in the Jagannath Puri, in Mumbai, आप वहां पर जो है ऐसे नंगे पुंगे तो नहीं लेट जाएंगे, बिकॉज गोवा की जो सोशल नॉर्म्स हैं दे आर अ बिट डिफरेंट, और आपके जो मुंबई में हैं या पुरी में हैं या कोलकाता में हैं, दे आर बिट डिफरेंट। तो हमें लीगैलिटी के साथ साथ सोशल नॉर्म्स को भी रखना होगा। केवल सोशल नॉर्म्स ये भी राइट्स नहीं है, केवल लीगैलिटी ये भी जो है नहीं है,
इन दोनों को मिला करके जब कोई क्लेम किया जाता है तो दैट विल बिकम योर राइट। तो यहां पर हम लोगों ने क्या देखा कि राइट्स में दो एलिमेंट्स हैं, एक लीगल होना चाहिए, लीगली वैलिड होना चाहिए, और दूसरा ये एज पर द सोशल नॉर्म्स होना। आई थिंक इट इज क्लियर। द सेकेंड थिंग, राइट को हम प्रैक्टिकली कैसे समझेंगे कि कोई चीज हमारे राइट के तौर पर हमको मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो द बेसिक इज कि राइट इज द फ्रीडम टू एक्ट इन अ चूजन मैनर। आपके कनपट्टी पे बंदूक तान करके बोला कि डू दिस एंड वी आर डूइंग दैट, so we cannot claim that such an act is our right because we don't have any option। तो जब आपके पास ऑप्शंस नहीं होते हैं और आप कुछ करते हैं तो वो आपका राइट नहीं है। दैट थिंग हैज बीन फोर्स्ड ऑन यू, आप उसको करने के लिए जो है मजबूर कर दिए जाते हैं। तो राइट इज द फ्रीडम टू एक्ट इन अ चूजन मैनर एंड ऑल्सो the most important thing about the rights are often considered as the fundamental to civilization। मैंने अभी बात किया थी अनारकली वगैरह में। तो जब फंडामेंटल राइट्स के साथ लोग होते हैं किसी स्टेट में तो दे विल कॉल सिटीजन, और जब इसमें से फंडामेंटल राइट्स को माइनस कर दीजिए, ठीक है ना, विदाउट फंडामेंटल राइट्स अगर आप लेकर के आइए लोगों को, तो ऐसे लोगों को जब आप कहेंगे ना तो ये सिटीजन कहे नहीं जाएंगे, इनको सब्जेक्ट बोला जाएगा। सिटीजन बहुत पावरफुल होता है, सब्जेक्ट के पास कोई पावर्स नहीं। तो ये जैसे अभी हमने अपने एग्जांपल में समझा था। तो राइट्स के लिए इन 3 पॉइंट्स को आपको हमेशा अपने दिमाग में बसा करके रखना होगा कि आपको इसके हिसाब से ही चलना है। अब राइट्स अगर नहीं होते हैं तो जिंदगी कुछ ऐसी होती है जिनमें से मुर्दा घरों की कुछ इस बैड स्मेल्स आती। किसी का दर्द ये आपसे कहेगा कि आई एम अ विक्टिम ऑफ रेसिज्म, किसी का दर्द ये कहेगा कि आई एम अ विक्टिम ऑफ ह्यूमन राइट्स एब्यूज, कोई कहेगा कि आई एम विक्टिम ऑफ या रिलीजियस एब्यूज। लेकिन जब जिंदगी मिलती है राइट्स के साथ तो जिंदगी कंपैरेटिवली, एक कंपैरिजन के तौर पर शो कर रहा हूं कि बड़ी खुशगवार होती है। अब आप ये मत कहिएगा कि क्या फंडामेंटल राइट्स के साथ जिंदगी कार्टून हो जाती है, नहीं, एक कंपैरिजन किया गया है कि जिंदगी खुशगवार होती है और कॉन्स्टिट्यूशन के झूले में बैठ करके लंबे लंबे करती है। तो फंडामेंटल राइट्स हमें मुर्दा घरों से बचा करके जिंदा दिली की जिंदगी में वापस आती है। अब राइट्स जो होते हैं इनका क्लासिफिकेशन कई तरीके से किया गया है। तो मैं पहला जो इसमें लेना पसंद करूंगा, दैट विल बी द नेचुरल राइट्स। व्हाट आर द नेचुरल राइट्स? नेचुरल राइट्स आर दोज दैट आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द लॉज और कस्टम ऑफ एनी पर्टिकुलर कल्चर और गवर्नमेंट। तो नेचुरल राइट्स आर दोज which are inherent in every individual being a part of human nature। तो एज ए ह्यूमन नेचर ने हमको जो राइट्स दिए हैं, जैसे राइट टू लिव, राइट टू ब्रीथ, राइट टू फाइंड अ शेल्टर, such rights are the natural rights, and these rights are not dependent on the laws of any state, any government, they don't depend on the customs of any particular culture। ये नेचर ने दिया है। तो वेयर यू आर इन द इंडिया, वेयर यू आर इन द पाकिस्तान, वेयर यू आर इन द अफगानिस्तान, वेयर यू आर इन द इंग्लिस्तान, एवरीवेयर यू विल हैव सच राइट्स। तो देन यू विल से कि भैया पाकिस्तान में कहाँ नेचुरल राइट्स मिल रहे हैं, अफगानिस्तान में कहाँ मिल रहे हैं? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इसलिए नहीं मिले कि दे आर वायलेटिंग द नेचुरल राइट्स, बट डेफिनेटली देयर आर नेचुरल राइट्स। बट जैसे इंडिया में भी हो सकता है ना कि किसी को फंडामेंटल राइट्स मिले लेकिन फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। कोई अगर रात को भूखे पेट सो रहा है और स्टेट के पास 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रही है और कोई रात को अगर भूखा, कोई भी 140 करोड़ में से एक बंदा भी अगर भूखा सोता है ना, तो वो उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन। इट इज द फेल्योर ऑफ द स्टेट, इट इज नॉट द फेल्योर ऑफ दैट इंडिविजुअल, इट इज द फेल्योर ऑफ द स्टेट। वी आर पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट कि कोई रात को साहब खाली पेट ना सोए,
कोई रात को साहब फुटपाथ पे ना सोए, अगर एक भी बंदा खाली पेट सोता है ना, तो दैट इज द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो इंडिया में भी, इवन यूएसए में भी, यूएसए में पूरा का पूरा लॉस एंजलिस जल रहा है। गवर्नमेंट इज फेल्ड टू प्रोटेक्ट देयर ओन पीपल, इट इज वायलेशन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट। वाई गवर्नमेंट इज सच अ फेल्ड? क्यों गवर्नमेंट को पहले से नहीं अंदाजा था कि इस तरह की भी कोई चीज हो सकती है? कहां पर गई पूरी उनकी जो है तैयारी? तो नेचुरल राइट्स हैं, बट नेचुरल राइट्स को कहीं किसी ने लिखा नहीं है एज फंडामेंटल राइट्स। दे आर रिटन इन आवर बुक, in our constitution, they have been mentioned clearly there. But natural rights like nature, you cannot see the nature, you can feel the nature. So the natural rights are not written everywhere, but it is available everywhere. All right? Okay guys, so we can call natural rights are, as they are absolute and universal. Why they are so absolute? Because they cannot be repealed or restrained by human laws. As fundamental rights, Article 19(1)(g), Article 31, they have been repealed by the 44th constitutional amendment, but no natural rights can be repealed or restrained because they have not been written. If they are not written, what you will repeal? So we must remember that few rights are universal and absolute, but few rights are also, those are not universal, they are not absolute. We will see it.